हम अक्सर स्ट्रेट फायर भी कर देते हैं, राइट, हमेशा इंक्लाइन फायर नहीं करते हैं। तो याद रखें गन वाली भी एग्जाम्पल हो सकती है गन वाली एग्जाम्पल भी। तो आपके पास इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन सकती हैं वो कौन कौन सी बनती हैं, लिख लें आपके पास। किकिंग ऑफ फुटबॉल पहली एग्जाम्पल, किकिंग ऑफ फुटबॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। दूसरी एग्जाम्पल इसकी बन सकती है आपके पास मूविंग ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की मूवमेंट भी प्रोजेक्टाइल होती है। थर्ड हो सकती है फायरिंग ऑफ मिसाइल, मिसाइल जब भी आप फायर करेंगे हमेशा इंक्लाइंड मोशन कर रहा होता है। कौन सा मोशन कर रहा होता है, इंक्लाइंड मोशन कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास फोर्थ, क्या कोई एनिमल में ऐसी मूवमेंट कर रहा होता है, क्या कोई एनिमल ऐसी मूवमेंट करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन करता है कोई एनिमल, कौन सा एनिमल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है? बर्ड्स, सलमान, स्नैक्स, स्नैक्स कहाँ करता है, डियर, कैंगरू भूल गए आप, डियर तो स्ट्रेट भी भाग सकता है। कभी आपने कैंगरू को स्ट्रेट भागते हुए देखा है? कैंगरू हमेशा कैसे मूव कर रहा होता है, ऐसे मूव कर रहा होता है कैंगरू। इसी तरह आपके पास फ्रॉग, फ्रॉग हमेशा ऐसे मूव करता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो दो बर्ड्स भी क्या आ सकती हैं सर, वो कभी कभार छलांग मारता है, कौन, डियर या स्नेक्स? अच्छा, स्नेक्स कभी कभार छलांग मारता है, वरना एक्चुअल में स्नेक तो एक्स एक्सिस पे मूव करता है, जमीन पे चल रहा होता है, मगर कैंगरू जो होगा वो हमेशा ऐसे मूव कर रहा होता है। इसी तरह आपके पास फ्रॉग, फ्रॉग मोशन एंड कैंगरू मोशन इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल की अगर बात करते हो तो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन होती है टू डायमेंशनल मोशन। क्या कहलाती है आपके पास, टू डायमेंशनल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। एग्जाम्पल मैंने कौन कौन सी बताई, लिख लो, कैंगरू मोशन, फ्रॉग मोशन, उसके बाद आपके पास फायरिंग ऑफ मिसाइल, किकिंग ऑफ फुटबॉल एंड मूवमेंट ऑफ एरोप्लेन। हेलीकॉप्टर नहीं आएगा क्योंकि हेलीकॉप्टर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस अलग अलग मूव कर सकता है, मगर एरोप्लेन हमेशा एक्स और वाई दोनों में तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से राइट, एक सेकंड, ये आपके पास है, ये तीन डेफिनेशन की। पहली एजम्पशन प्रोजेक्टाइल की कहलाती है आपके पास। एजम्पशन का मतलब होता है हम किन बातों का ख्याल रखेंगे, राइट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपके पास मूवमेंट कर रहा होगा प्रोजेक्टाइल की, तो हमें ये तीन चीज़ों को अज्यूम करना होगा। नो इम्पैक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर हवा का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ये हमारी एजम्पशन है। क्या प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा होता है? यस, प्रैक्टिकली आपके पास एयर रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट आ रहा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। प्रैक्टिकली जो होगा, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ये आ गई स्क्रीन शेयर। देखें आपके पास ये वो तीन एजम्पशन है जो हम ख्याल रखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के दरमियान। एजम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर मैं एजम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करना चाहता हूँ तो मुझे इन तीन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। वो कौन कौन सी तीन बातें, देखें। पहली आपके पास ये जो स्क्रीन पे शो हो रही है, नो इम्पैक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन। लिख लो ये बात, हमने ये अज्यूम किया है कि एयर रेजिस्टेंस का प्रोजेक्टाइल मोशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता थ्योरेटिकली। क्या प्रैक्टिकली आता है? यस, प्रैक्टिकली आ रहा होता है। तो जब भी हम प्रोजेक्टाइल की क्वेश्चंस करेंगे तो हम इन तीन बातों का ख्याल रखेंगे। नो इम्पैक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज द फर्स्ट इम्पैक्ट। सेकेंड इम्पैक्ट है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज रिमेन कांस्टेंट, g is 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ।
अर्थ की सरफेस के लिए, अर्थ की सरफेस के लिए ग्रेविटी वैल्यू कितनी लेंगे हम? The value of G is remain constant. G is 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर आप अपना प्लेनेट चेंज करते हो, आप मून पे जाते हो, तो ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 के बजाय 1.6 हो जाती है. तो हमने ये अज्यूम किया है कि पूरी अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू सेम होती है 9.81, मगर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. अगर हम इनसाइड द सी जाएं तो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है. ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और होती है. अगर मैं माउंटेन पे चढ़ जाऊँ तो ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और होती है. मगर हम ये अज्यूम करेंगे कि माउंटेन से फायर किया जाए प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड से फायर किया जाए, या सी लेवल सी बेड से फायर किया जाए, ग्रेविटी की वैल्यू हमने कितनी लेनी है? 9.81 लेनी है जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी. और तीसरा इम्पैक्ट होता है नो इम्पैक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन प्रोजेक्टाइल. अर्थ के रोटेशन दो तरह से डिफाइन करते हैं. अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है और अर्थ सन के अक्रॉस भी रोटेट कर रही है. जब अर्थ सन के अक्रॉस रोटेट करती है तो उसका टाइम पीरियड होता है 364 डेज एंड 6 आवर. और जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसका टाइम पीरियड बताएं कितना होता है? जब सन के अक्रॉस रोटेट करेगी तो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया 364 डेज एंड 6 आवर. जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है उसका टाइम पीरियड बताओ उमर कितना होगा? सलमान ने बताया 24 आवर. बिल्कुल सही है. अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर में कंप्लीट होती है, तो 1 डे और 1 नाइट फॉर्म हो रहा होगा. तो अगर अर्थ की स्पिन तेज हो जाए या अर्थ की स्पिन स्लो हो जाए तो हमने अज्यूम किया है कि प्रोजेक्टाइल पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही अर्थ की रोटेशन चेंज होगी ग्रेविटी चेंज हो जाएगी. ग्रेविटी चेंज होगी तो डेफिनेटली आपके पास रेंज और हाइट में फ़र्क आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन की. तो हमने ये अज्यूम किया है कि आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 रहेगी, चाहे आपके पास सरफेस पे हो, चाहे इनसाइड द सी हो, चाहे माउंटेन पे हो. और दूसरी चीज़ क्या है? देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. पास पेपर में इसका फर्स्ट एजम्पशन से रिलेटेड सवाल आया था, राइट? क्या सवाल आया था? एग्जामिनर ने आपको, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, एग्जामिनर ने आपको क्या बता दिया था? ये आपको पाथ बनता हुआ नजर आ रहा होगा. एक सेकेंड, बहुत तेज मूव कर रही है, ये हल्का सा मूव कर रहा है. ये पास पे का सवाल था, राइट? ये मैंने पूरी डायग्राम बना दी है. एक्चुअल में जो ग्रीन वाली लाइन है वो इसका प्रोजेक्टाइल पाथ शो कर रही है जब हवा चल नहीं रही थी. जब हवा नहीं चल रही थी तो प्रोजेक्टाइल अपने टारगेट पे हिट कर रहा था यहाँ पर. लेकिन अगर हवा चल रही होगी, जिसको मैंने रेड से मार्क किया है, रेड का मतलब है कि हवा जिस डायरेक्शन में चल रही है प्रोजेक्टाइल भी उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो अब आपके पास प्रोजेक्टाइल ग्रीन वाला पाथ फॉलो नहीं करेगा बल्कि रेड वाला पाथ फॉलो करेगा. इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल अपने टारगेट से आगे जाके गिर रहा होगा, क्योंकि एयर इसको क्या कर रही है? सपोर्ट. ये देखें, एयर क्या कर रही थी? इसको सपोर्ट कर रही थी. और अगर एयर इसको अपोज कर रही होती, क्या कर रही होती? अपोज. तो इसका मतलब होगा, फिर मैंने ब्लू वाली लाइन बनाई है, अगर इसको एयर अपोज करती तो ये फिर ब्लू वाली लाइन फॉलो होती, फिर ये अपने टारगेट से क्या हो जाता? पहले आगे ड्रॉप हो जाता. तो एक जगह टारगेट से आगे जा रहा है, एक जगह टारगेट से पहले जा रहा है. तो इसका मतलब होगा यहाँ पे एयर क्या कर रही है? अपोज. ये देखें, ये एयर अपोज कर रही थी तो अपने टारगेट से पहले गिर गया. एयर सपोर्ट करेगी तो अपने टारगेट से आगे गिरेगा. तो जो ग्रीन वाली है वो सपोज, वो है ओरिजिनल, नो इम्पैक्ट. इस वक्त हमने अज्यूम किया था नो एयर. अगर हवा मौजूद ही नहीं है तो फिर आपके पास ग्रीन वाला पाथ है. लेकिन अगर हवा चल रही है और उसको सपोर्ट करेगी तो फिर आपके पास टारगेट से आगे हिट करेगा. और अगर हवा चल रही है मगर इसको अपोज कर रही है तो अपने टारगेट से पहले ड्रॉप हो जाएगा. तो ये दो डायग्राम उसने, एग्जामिनर ने ग्रीन वाली लाइन बना के दी थी पेपर में, जून 15 के क्वेश्चन में. जून 15 में जो क्वेश्चन आया था, एग्जामिनर ने ग्रीन वाली पाथ बना के दे दिया था और कहा था दो पाथ बनाओ जब एयर इसको अपोज कर रही हो और एयर इसको सपोर्ट कर रही हो. तो जब एयर इसको सपोर्ट करेगी तो ये अपने टारगेट से आगे जाके ड्रॉप होगा, और जब एयर इसको अपोज करेगी तो अपने टारगेट से पहले जाके ड्रॉप हो जाएगा. क्या यहाँ तक बात समझ में आई? कॉपी कर लें तीनों पॉइंट्स. मैं डायग्राम थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ ताकि आप लिख सकें. क्या आपने तीनों बातें लिख ली हैं? एक सेकेंड, किसी का मैसेज आया है. क्या लिखे भेजा है सर? ग्रेविटी के अफेक्ट
क्या ग्रेविटी कैसे अफेक्ट करेगी प्रोजेक्टाइल को? इखलास, तुमने वेक्टर्स पढ़े थे? इखलास का सवाल है कि सर ग्रेविटी का कैसे इम्पैक्ट आएगा प्रोजेक्टाइल के ऊपर। मैंने प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या बताई इखलास, ये बता सकते हो तुम मुझे? प्रोजेक्टाइल इज द नेम ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, मैंने डेफिनेशन बताई है। टू डायमेंशनल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। अब वो टू डायमेंशनल मोशन होगी कैसे, इसके मैं डायग्राम बताता हूँ। अगर मैं इसकी डायग्राम दिखाऊँ तो मैं इसके डायग्राम के अंदर ये मेजर डायग्राम है। एक प्रोजेक्टाइल को आपने फायर किया, जब प्रोजेक्टाइल फायर करेंगे तो फायर होकर दोबारा से आके ग्राउंड को हिट करेगा। ये जितना डिस्टेंस वाई एक्सिस में कवर करता था उसको बोलते थे हाइट, जितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस में कवर करता था उसको बोलते थे रेंज। ये जिस वेलोसिटी से फायर होगा उसको बोलते हैं यू नॉट। यू का मतलब होता था इनिशियल वेलोसिटी, मगर क्योंकि प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी इसलिए इसको यू के साथ जीरो लगा देंगे, यू नॉट कहते हैं। यू नॉट का मतलब है इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या मतलब है? इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल। और थीटा का मतलब है एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिस एंगल से प्रोजेक्टाइल फायर हुआ है, जैसे यहाँ पे थीटा मार्क हुआ है। एच का मतलब है हाइट और आर का मतलब है रेंज। अब क्लास, तुमने सवाल पूछा ग्रेविटी का इम्पैक्ट कैसे आता है। अगर ग्रेविटी का इम्पैक्ट ना आता तो इसका पाथ चेंज ही ना होता, ये हमेशा कैसे मूव करती रहती, इसी डायरेक्शन में मूव करती रहती। ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी इसका पाथ क्या हो रहा होता है? चेंज, क्योंकि ग्रेविटी आपको कहाँ पुल कर रही होती है? नीचे की तरफ। बॉल कहाँ फ्लाई कर रही थी? ऊपर की तरफ। इसका मतलब होगा जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही होगी, ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करेगी, तो इसका पाथ बन जाएगा पैराबोलिक। क्या पाथ बन जाएगा? पैराबोलिक। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम के अंदर ये जो शेप बन रही है, इंक्लाइंड सी शेप जो बन रही है, इस पाथ को बोलते थे पैराबोलिक पाथ। क्या बोलते थे इस पाथ को? पैराबोलिक पाथ। क्योंकि ग्रेविटी इसको पुल करेगी नीचे की तरफ, और आपने जिस वेलोसिटी से इसको फायर किया था वो इसको लेके जाएगी ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी इस पे हिंड्रेंस डाली होगी, इसलिए इसका पाथ चेंज हो जाता है। क्या ग्रेविटी का इम्पैक्ट वाई एक्सिस पे आएगा एक्स एक्सिस पे? क्लास, ग्रेविटी का इम्पैक्ट किस एक्सिस पे आएगा, वाई पे या एक्स पे? ये कोई भी बता सकता है, सलमान हो, उमर हो, शहाम हो, अरहम हो, मुक़द्दस हो, कोई भी बता सकता है। ग्रेविटी का इम्पैक्ट कौन से एक्सिस पे आ रहा होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर? ये मेरा आपसे सवाल है। तो 3 रिस्पॉन्स मुझे मिले हैं अभी तक, और तीनों रिस्पॉन्स क्या है? वाई पर। वेरी गुड उमर, सलमान, इखलास, बिल्कुल वाई पर होगा ग्रेविटी का इम्पैक्ट। तो जब ग्रेविटी का इम्पैक्ट वाई के ऊपर होगा तो इसका मतलब होगा एक्स कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। अब ये जो तुम्हारा सवाल है ना, इसको मैं कि इसको मैं और एलिब्रेट कर दूँ। आप मुझे बताइए, ये एक प्रोजेक्टाइल दिखाता हूँ मैं, लिसन, दिखाता हूँ। ये अब मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा। ये मैंने एक्सिस ड्रॉ किए, राइट। इसके ऊपर मैंने एक प्रोजेक्टाइल दिखा रहा हूँ, मैं एक प्रोजेक्टाइल को मैं फायर कर रहा हूँ। एक प्रोजेक्टाइल था जो यहाँ से फायर हुआ, एक फुटबॉल थी जिसको आपने यहाँ से फायर किया और ये यहाँ के हिट हो गई है। अब जब ये यहाँ के हिट हो जाएगी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी मैं उसको इस तरह से मार्क करता हूँ। ये वो वेलोसिटी थी जिससे वो फ्लाई कर रहा था, मगर ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी इसका पाथ चेंज हो गया और ये ग्राउंड पे हिट कर गया। इसने जो एंगल बनाया था वो एंगल था 30 डिग्री का, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी यू नॉट, उसकी वैल्यू थी 40 मीटर पर सेकंड। क्या थी? 40 मीटर पर सेकंड। क्या आप इसके कॉम्पोनेंट बना सकते हैं? आराम साहिबा, क्या आप इसके कॉम्पोनेंट बता सकती हैं? किसी भी वेक्टर के कितने कॉम्पोनेंट होते थे? किसी भी वेक्टर के हाउ मेनी कंपोनेंट्स यू हैव टू डिस्कस इन एएस? हर वेक्टर के कितने कंपोनेंट पढ़े हैं एएस में आपने? 2 पढ़े, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब बनेगा एक इसका कहलाएगा एक्स कंपोनेंट यू नॉट एक्स, एक कहलाएगा इसका वाई कंपोनेंट यू नॉट वाई। यू नॉट एक्स का मतलब क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यू नॉट वाई का मतलब है वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या मुझे यू नॉट एक्स का फॉर्मूला बता सकते हैं आप? यू नॉट एक्स की वैल्यू है फॉर्मूला, आपकी चॉइस है, मैंने आपको वैल्यूज दे दी हैं। आराम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वेरी गुड। मुकद्दस, क्या आप मुझे यू नॉट एक्स की वैल्यू बता सकते हो या यू नॉट वाई की, या फॉर्मूला बताइए। अगर फॉर्मूला लिखने में प्रॉब्लम है तो मुझे मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बता दो। 40 cos 30, वेरी गुड क्लास।
क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता था यू नॉट कॉस थीटा। अब एग्जामिनर ने तुम्हें यू नॉट की वैल्यू कितनी बताई है, देखें 40, तो आप लिखेंगे 40 कॉस 30। मैथमेटिकली कैलकुलेट करो और मुझे वैल्यू रिटर्न करो। 40 कॉस 30, कैलकुलेटर से सॉल्व करो इसको और मुझे आंसर बताओ। इसी तरह इसका फॉर्मूला होता था वाई एक्सिस का यू नॉट साइन थीटा, तो 40 साइन 30, तो आपके पास जो यू नॉट कॉस थीटा की वैल्यू आएगी सलमान अरम 34.64, बिल्कुल सही है 34.64, 34.64 मीटर पर सेकेंड। और 40 साइन 30 की वैल्यू आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई? मैंने वेक्टर्स था, एंगल था, उसके कॉम्पोनेंट निकाल दिए। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब समझ लो स्क्रीन के ऊपर। इसका मतलब होगा 1 सेकंड में एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा होगा। ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट होगा। ये देखें, ये वाई कंपोनेंट होगा। अब इसका मतलब होगा जब प्रोजेक्टाइल फायर होगा तो एक्स एक्सिस में 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा होगा, 34.64 मीटर पर सेकंड। ये कहलाएगा तुम्हारा यू नॉट एक्स। और यू नॉट वाई जो कहलाएगा वो कहलाएगा 20 मीटर्स पर सेकंड। ये बात समझ में आई? तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालोगे तो इनका रिजल्टेंट कितना निकल रहा होगा, 40 मीटर पर सेकंड। उसका मतलब है जब भी कोई प्रोजेक्टाइल फायर होगा इसकी इनिशियल स्पीड की कंपोनेंट बना लेंगे, एक वाई एक एक्स। अब मैंने कहा था ग्रेविटी का इम्पैक्ट एक क्लास में पूछ रहा था कैसे आता है, तो मुझे बताओ क्या एक्स एक्सिस पे ग्रेविटी का इम्पैक्ट आएगा? नो इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन यू नॉट एक्स। ये बात समझ में आई? ग्रेविटी का कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा एक्स एक कॉम्पोनेंट के ऊपर। तो इसका मतलब होगा 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, 4 सेकंड हो, हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी रहेगी, 34.64 मीटर पर सेकंड। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? नो इम्पैक्ट ऑफ एयर ग्रेविटी ऑन एक्स एक्सिस। अगर एग्जामिनर बोलता कि 3 सेकंड के बाद ग्राउंड को हिट कर जाता है, 3 सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल जो कहाँ हिट कर जाता है, ग्राउंड को हिट कर जाता है, तो क्या तुम मुझे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस बता सकते हो? जिसे हम बोलते थे रेंज। क्या कहते थे हम इसको? रेंज का मतलब होता था एक्स एक्सिस डिस्टेंस। एक्स एक्सिस डिस्टेंस बताओ मुझे। अगर प्रोजेक्टाइल 3 सेकंड के बाद ग्राउंड को हिट कर जाता है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड एंड एंगल था 30 डिग्री, जिसके आपने कंपोनेंट क्रिएट कर लिए थे ये, तो अगर 3 सेकंड के बाद ये ग्राउंड को हिट करता है तो एग्जामिनर पूछता है डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स एक्सिस। रेंज बताओ कैसे निकालेंगे? जी सलमान, इखलास, सवाल समझ में आया? उमर, अगर आपके पास 3 सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे आके हिट कर जाता है जिसकी एक्स कंपोनेंट की वैल्यू थी 34.64 मीटर पर सेकंड, तो एग्जामिनर पूछता है कितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस में कवर करेगा ये? 103, 7, बिल्कुल सही है। कैसे निकाला? आपने पढ़ा था स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम ओ लेवल्स में। स्पीड पता थी 34.64, डिस्टेंस कहलाता था आर और टाइम बता दिया था 3। जब 3 इधर जाएगा क्योंकि ग्रेविटी का इम्पैक्ट ही नहीं होगा, तो इसका मतलब होगा एक्स एक्सिस में जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा होगा, एक्स एक्सिस में जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा होगा, ये देखें, ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ, वो कितना होगा 34.64 मल्टीप्लाई बाई 3, तो मुझे आंसर बताया था 103.92। तो ये डिस्टेंस होगा 103.92 मीटर और इसको बोलते थे रेंज। यहाँ तक बात समझ में आई? अब ग्रेविटी का इम्पैक्ट किसके ऊपर आ रहा होगा, वाई एक्सिस के ऊपर। अगर ग्रेविटी का इम्पैक्ट वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा होगा तो जब प्रोजेक्टाइल फायर होगा उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। कितनी होगी? 20 मीटर्स पर सेकंड। तो क्या मुझे आप
ये बता सकते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी कितने सेकंड के बाद जीरो होगी? क्या कोई आप में से मुझे ये बता सकता है कि वर्टिकल वेलोसिटी कितने सेकंड के बाद जीरो हो जाएगी? या एक सेकंड के बाद कितनी होगी? चलो, कितने सेकंड के बाद जीरो हो जाएगी छोड़ो, एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी वाई एक्सिस की? मुझे एक सेकंड के बाद वेलोसिटी बतानी है वाई एक्सिस की। एक्स एक्सिस की एक सेकंड के बाद कितनी होगी? आप बोलोगे 34.64। 2 सेकंड के बाद कितनी होगी? 36.64। क्योंकि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब होगा जब नो इम्पैक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस होगा तो यू नॉट एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब मेरा सवाल है एक सेकंड के बाद वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी आफ्टर 1 सेकंड? दिस इज माय क्वेश्चन। उमर 10.19 बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला पढ़ा था मैंने। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। आपको इनिशियल कितनी पता है? 20। वर्टिकल की बात कर रहा था मैं। प्लस ग्रेविटी, ए का मतलब है ग्रेविटी, मगर ग्रेविटी ऊपर जा रही है तो माइनस का 9.81 लेंगे। और टाइम मैंने कितना बता दिया था? 1। तो इसका मतलब बनेगा 20 माइनस 9.81, तो आंसर आ जाएगा 10.19 सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई? दिस इज द वैल्यू ऑफ यू नॉट वाई आफ्टर 1 सेकेंड। तो इसका मतलब होगा यहाँ पे वेलोसिटी होगी 20। एक सेकेंड के बाद यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊँ तो ये इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी और ये इसकी हॉरिजॉन्टल होगी। तो हॉरिजॉन्टल तो रहेगी 34.64, मगर ये यहाँ पे ये वर्टिकल होगी और ये हॉरिजॉन्टल होगी। हॉरिजॉन्टल थी 34 और जब स्टार्ट हुआ था तो 20। यहाँ पर उसकी कितनी हो गई? 10.19। और ऊपर जाएगा और छोटी हो जाएगी। ये मगर क्या रहेगी? सेम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है? सेम। ये देखें, हॉरिजॉन्टल के एरो में छोटे बनाऊंगा, मगर वर्टिकल जो होती है वो कम होती चली जाती है और फिर नीचे आते हुए क्या होती चलेगी? बढ़ती चली जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो सेम रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी कम होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है? कम। तो यहाँ पे जो मैंने टाइम बताया था, मैंने तो रैंडम बताया था। अगर मैं कैलकुलेशन करता तो आपका ये टाइम गलत आ रहा होता। ये बात किसी को समझ में आई? मैंने टाइम आपको रैंडम दिया था, मैंने कैलकुलेट करके नहीं दिया था, इसलिए मैंने आपको 3 दिया था। क्या कोई मुझे बता सकते हैं इसका टोटल टाइम कितना होगा? ये इसको ऊपर तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा होगा? जितना टाइम ऊपर तक पहुँचने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लग रहा होगा। तो इसका मतलब होगा बॉल जहाँ से फायर हुई है और जहाँ तक रीच करती है मैक्सिमम हाइट, इसकी मैक्सिमम हाइट है। ये देखें, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। इसको बोलते थे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते थे इसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। क्या मतलब होता था? टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? साद। क्या होगी? उमर। क्या होगी? सलमान। मैक्सिमम हाइट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? 0। उमर। वेरी गुड। सलमान। वेरी गुड। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ग्रेविटी के इम्पैक्ट की मदद से इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कम होती जा रही है, और जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। मगर एक्स होगा? यस, एक्स होगा। और एक्स की वैल्यू क्या होगी? 34.64। अब तुम्हें क्लास समझ में आएगा ग्रेविटी का इम्पैक्ट कैसे आ रहा होता है। तो जब नीचे से ऊपर जा रहा होगा वेलोसिटी कम होती जा रही होगी, मगर कौन सी? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या रहेगी? सेम। और जब टॉप से नीचे आ रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल अभी भी सेम रहेगी, मगर वर्टिकल बढ़ती जा रही होगी। ये देखो, वर्टिकल वेलोसिटी में बढ़ाता हूँ, यहाँ पे बड़ी है, यहाँ से छोटी, यहाँ से छोटी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हम डायरेक्ट 2 डायमेंशन मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशन मोशन में वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास चेंज हो रहा होता है विद द रेट ऑफ 9.81।
नीचे से ऊपर जाते हुए कम हो रहा होगा और ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ रहा होगा। इसका मतलब होगा अगर मुझे टाइम निकालना था तो रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे वो भी बता देता हूँ मैं। आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी, थर्ड इक्वेशन। हम थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कैसे इस्तेमाल करेंगे बता दो। मेरा सवाल क्या था? टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, ये मेरा सवाल था। मैंने क्या पूछा था? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा था। मैंने आपसे पूछा था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब भी आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए जाओगे तो आप इस्तेमाल करेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब आपको पता है फाइनल तो जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट के ऊपर, इनिशियल होगी 20 प्लस ए की जगह माइनस का 9.81 और टाइम इज अननोन। मैंने फाइनल जीरो क्यों ली है? क्योंकि मैं मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका हूँ। इसको बोलते थे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते थे इसी को? टाइम ऑफ फ्लाइट कहते थे। तो जब भी आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए जाओगे, राइट, उसका मतलब होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की जगह जीरो, यू की जगह 20, ए की जगह माइनस का 9.81, टी इज अननोन। तो प्लस का 9.81 इंटू टी हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस से प्लस, तो जो टाइम की निकलेगी मिलेगी 20 डिवाइडेड बाय 9.81, ये सब बताया था 2.2 होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? टाइम ऑफ फ्लाइट का ट्वाइस होता था टोटल टाइम, क्योंकि कॉमन सेंस है अगर इसको जाने में, नीचे से ऊपर जाने में 2.03 सेकंड लग रहे थे तो नीचे वापस आने में कितने लगेंगे? 2.03। तो इसका मतलब होगा टोटल टाइम हो जाएगा 4.06। यहाँ तक बात समझ में आई? पहले ये बताइए। अब मुझे बताओ रेंज क्या हो जाएगी? अब रेंज चेंज हो जाएगी मुकद्दस। अब रेंज बताओ, अब रेंज कैसे निकालोगी? अब मुझे बताएं रेंज, रेंज कैसे निकालेंगे आप? टोटल टाइम इज द ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ लाइट। रेंज निकालने के लिए 4.06 क्योंकि मैंने आपको रेंज डालने के लिए क्या करता हूँ, स्पीड एक्स एक्सिस में थी 34.64 मल्टीप्लाई बाय टाइम, रेंज आ जाएगी। कैलकुलेट करो जरा, ऊपर जो मैंने रेंज कैलकुलेट कराई थी 3 सेकंड के हिसाब से कराई थी। अफीफा बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो यार तुम लोग, कोशिश करो टाइम पे ज्वाइन करो। और फ्राइडे को तो फिजिकल क्लास होगी, टाइम पे आना है। कितना आंसर आया बताओ मुझे? सर लाइट चलें, समझ गया मैं। ये मसला पूरे कराची में चल रहा है, सिर्फ आपका नहीं है जी। तो फिर आप मुझे बताओ 34.64 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आंसर आएगा? 130 के करीब आंसर आ रहा होगा शायद, 140.6। अच्छा इखलास, डेसिमल के बाद फिजिक्स में एक डेसिमल प्लेस देंगे, दो, तुम चार चार डेसिमल प्लेस दे रहे हो, तो इसको राउंड ऑफ करो तो बन जाएगा 140.6, बिल्कुल सही है, 140.6 मीटर। अब जो लास्ट बात जिस पे क्लास खत्म करता हूँ मैं,
क्या हाइट बता सकता है आप में से कोई? मैंने अभी कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको सिखा चुका हूँ लास्ट क्लास में, 3 इक्वेशन होती थी। मैं आपसे पूछता हूँ इस डायग्राम की हाइट कितनी होगी, प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट को टच करेगा फिर वापस आ रहा होगा, ये मेरा सवाल है। वेलोसिटी कितनी बताई थी 40, एंगल था 30, जिसके दो कंपोनेंट निकाले थे 34.64 एंड 20 मीटर पर सेकेंड। रेंज पता चल चुकी है, टाइम पता चल चुका है, टोटल टाइम पता चल चुका है। अब क्या चीज़ निकालनी है? खाली हाइट निकालनी है। हाइट निकालो, क्लास खत्म करते हैं बस फिर। इक्वेशन ऑफ मोशन ही अप्लाई कर दी है। हरी अब या होमवर्क के लिए दे दो। हाइट सारे सवाल प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व हो गए। v is equals to u plus 80, s is equals to ut plus half 80 square and v square is equals to u square plus 2as। इन तीनों से सॉल्व करना है आपने। आंसर तो बताया किसी ने, और आंसर आ क्या रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। उमर, वेरी गुड, 20.3 मीटर पर सेकंड, नहीं खाली मीटर आएगा क्योंकि हाइट है ना। उमर कैसे सॉल्व किया? अब देखें, इक्वेशन से तो सॉल्व किया होगा, तो मैंने खुद बताई कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल की थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सेकंड होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और फर्स्ट होती है आपके पास वी इज इक्वल टू यू प्लस 8, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल की उमर? अब देखें, थर्ड हाइट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। अगर आपको हाइट निकालनी थी तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी आपको पता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट भी कितनी होगी 0, वर्टिकल की बात कर रहा हूँ 0 होगी। इनिशियल कौन सी लेंगे 20, मैं 20 क्यों ले रहा हूँ 34.64 क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि हाइट जो होती है वाई एक्सिस की होती है, तो इसलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन ले नहीं सकते, वाई एक्सिस की स्पीड लेंगे 20 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह माइनस का 9.81 और एस की जगह एच। तो ये पूरी की पूरी चीज़ इधर आएगी, तो ये 220 का स्क्वायर 400 माइनस का 400 बराबर हो जाएगा माइनस का 19.62 के इंटू एच। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 400 डिवाइडेड बाय 19.62, सॉल्व करो आ जाएगा 20 पॉइंट समथिंग। क्या ये बात समझ में आई? हरी अब बताइए, क्या ये बात समझ में आई? ये देखें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल इज 0, इनिशियल इज 20। सेकंड इक्वेशन से किया था, अच्छा सही है। मुक़द्दस ये बात समझ में आई? अफीफ़ा, सलमान, उमर, तो आपने थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करके हमें निकाल लिया। अगर आप सेकंड करते तब भी आंसर आ जाता। ठीक है, बस क्लास की क्लास यहीं तक रखते हैं, फ्राइडे को इंशाल्लाह फिजिकल क्लास होगी। ओके जी, खुदा हाफिज़।